जी, कल हमने जो है वो सोर्सिंग का जो टॉपिक था उसको कवर किया था और उसमें जो चीज़ें आप लोगों ने कल सीखी थी वो सोर्सिंग क्या होती है, लॉजिस्टिक किसे कहते हैं, अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म था उसको एक्सप्लोर किया था, सप्लायर कैसे जो है वो हंट किया जा सकता है, सप्लायर के साथ किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना है, नेगोशिएशन किस बेसिस पे करना है, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, इंस्पेक्शन क्या होती है, अमेज़न की मैनेज इन्वेंट्री मतलब अमेज़न लॉजिस्टिक क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है और आईपीआई स्कोर किसे कहते हैं। ये सारा हमने कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था और इंटरनेशनल टर्म्स हमने पढ़ी थी कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या यूजेज होता है उसका। ये तमाम चीज़ें कल के टॉपिक में कवर अप की गई थी। जस्ट एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया था जो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट डे लेक्चर के स्टार्ट में क्लियर करेंगे, दैट इज कि हम कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये काम आप सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सोर्सिंग ले ली है बहुत से सप्लायर से तो फिर आप चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकलती है। लेकिन मैं फिर यही रेकमेंड करूंगी कि बजाय कि आप पहले सोर्सिंग की तरफ जाएं, आप पहले प्रॉफिट कैलकुलेशन करके ये देखें कि आपको कितनी टारगेटेड प्राइस मिलेगी या कितनी सोर्सिंग की प्राइस मिलेगी, तो आपको प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें दो तरह के कैलकुलेटर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है हीलियम का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ठीक है, जो आप किसी भी एसिन जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या उसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त मार्केट में, आप उस एसिन के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को रन कर लेते हैं। ठीक है, वहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं, ओके ठीक है इसका मार्जिन कितना बच रहा है। दूसरा होता है, ये आपको मैनुअली थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प आउट करता है कि Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके में अगर आप काम करें तो आप यूके का सिलेक्ट करेंगे, यूएसए का काम करें तो आप यूएसए का सिलेक्ट करेंगे। उसमें आप मैनुअली चीजें देख सकते हैं कि अच्छा आपको कितनी फीसेस डिडक्ट हो रही हैं और एट द एंड कितना नेट प्रॉफिट आपको बचेगा। ठीक है, अब Amazon पे जब आप काम शुरू करते हैं तो Amazon बहुत सी चार्जेस आपसे लेता है। ठीक है, चार्जेस क्यों लेगा? एक तो उसकी एफबीए फीस होती है क्योंकि आप कह रहे हो कि अमेजोन आपके बिहाफ पे पिक पैक शिप करेगा क्लाइंट को। ठीक है, एक तो वो फीस हो गई। दूसरी वो कहते हैं आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप जो भी यूनिट बेचोगे उसका 15.3% मुझे दोगे। ठीक है, यानी आपने इन्वेंट्री लिस्ट की, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की, आप उसका जो भी यूनिट बेचेंगे उसका सीधा सीधा जिस भी प्राइस पे बेच रहे हैं उसका सीधा सीधा 15.3% अमेजोन अपने पास रखता है क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी फीस कौन सी होती है? स्टोरेज कॉस्ट होती है। स्टोरेज कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि आपने जो इन्वेंट्री Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में रखवाई हुई है। ठीक है, लाइक आपको मैंने कहा था कि 3,000 पीसेस आपने मंगवा लिए यूके से, चाइना से यूके, वहां से 500 भिजवाए। अब वो 500 आपके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वहां पड़े रहेंगे, एक एक करके जा रहा है ना आपका यूनिट, या दो 10 10 15 15 जा रहे हैं जितने आपको डेली ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो भी तो कॉस्ट आपसे चार्ज करेगा, वो होती है स्टोरेज कॉस्ट। वो भी अमेजोन ने डिडक्ट करनी होती है पर यूनिट के लिहाज से। फिर एक और कॉस्ट आपकी कौन सी आती है? लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है? डीटीपी प्राइस, कि ये प्रोडक्ट आपको चाइना से यूके पहुंचने तक कितनी कॉस्ट पड़ी है, ये लैंडिंग कॉस्ट होती है। ये जब तमाम चीजें आप अपनी प्राइस में से माइनस करते हो तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको कैलकुलेट करना भी दिखाऊंगी, चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये कॉस्ट वगैरह आपको कहाँ से निकालनी है और ये यूज कैसे करना है कैलकुलेटर, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। सिर्फ अभी मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जो नेट प्रॉफिट बचा है ये बेसिकली आपको अभी फिलहाल नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी आपकी पीपीसी की कॉस्ट शामिल नहीं है। पीपीसी की कॉस्ट क्या होती है? पर पे पर क्लिक। लाइक अमेजोन पे जो आपने एडवर्टीजमेंट चलानी है, अब वो उस पर आप कितना खर्च कर रहे हो ये भी आपको नहीं पता, ना आपके हाथ में आपने कैसे कंट्रोल करना है। हाँ, आप स्ट्रेटेजीज बना के ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि मेरा 2,000 पाउंड लगेगा या $2,000 लगेगा हर महीना स्टार्टिंग में इसके ऊपर, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लूंगा। ये जो पीपीसी का एक्सपेंस है ये भी आप प्री हैंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमने माइनस नहीं किया हुआ, इसको भी हमने साइड पे रखा हुआ है। वो प्रोडक्ट कामयाब होगी आपकी, या वो प्रोडक्ट हम अप्रूव करते हैं या आपको रेकमेंड करते हैं जो अभी पीपीसी निकलने से पहले पहले 40% मार्जिन सिक्योर करती है। अगर
ये तमाम कॉस्ट जो मैंने आपको बताई है, रेफरल फी, एफपीए फी, स्टोरेज कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट, इन सबको माइनस करके अगर आपका 40% मार्जिन सिक्योर हो रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि अभी 40% मिल रहा है, जब आप पीपीसी माइनस करेंगे तो आपके पास 15-20% रह जाएगा। तो और मतलब अपने आप को सेफर साइड पे रखने के लिए आप कहते हैं कि जितनी ज्यादा आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, उतनी ज्यादा पीपीसी चलाने के बाद आपके पास भी प्रॉफिट बचेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीपीसी आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगी और एट द एंड आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको अच्छा अगली थोड़ी सी शीट को आप समझ लें। ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी अभी कुछ देर में। इसके अंदर सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ आपने प्राइस डालनी होती है, यहाँ लैंडिंग कॉस्ट डालनी होती है, और रेफरल फी आपकी खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जिसको कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उसकी एफपीए फीस और स्टोरेज फीस आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। वो आपको कहाँ से नजर आएगी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अगर आप यूके में बेचते हैं तो यूके में 20% वैट को भी कैलकुलेट किया जाता है, वीएटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, 20% वैट उसके अंदर कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए आपने वो 20% भी इसमें से माइनस करना है। ठीक है, ये तमाम कॉस्ट माइनस करने के बाद अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 43%, 44% यानी बच रहा है, यानी 40% अबव बच रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड, आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर रन करना सिखाऊंगी और यहाँ से आपको कॉस्टिंग करना बताऊंगी। जी, आप लोगों के सामने मुझे बस बता दें कि स्क्रीन नजर आ रही है amazon.co.uk की। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हम एक एग्जांपल शुरू से जो लेते आ रहे हैं बाथ ट्रे की, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से गूगल के ऊपर जा रही हूँ और गूगल पे जाके मैं लिखूंगी amazon रेवेन्यू, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके मार्केट, और ये पहला लिंक आता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी। और कंटिन्यू एज अ गेस्ट की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे। वो मुझे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट का एसिन प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली हमें कंपेटिटर का एसिन उठाना है, जिसको हम कॉपी कर रहे हैं मटेरियल के अंदर, डायमेंशन के अंदर, साइज के अंदर, हर चीज में जिसको भी हमने कॉपी किया है उसका हमने उठा लिया एसिन। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि जी मैंने ये जो टेम्पल स्प्रिंग है इसको उठाया और इसका एसिन ले लिया। ये एसिन आपको पता है कि यूआरएल के अंदर 20 से स्टार्ट होता है और 13 डिजिट पे मुश्तमिल होता है। ये सॉरी 10 डिजिट अल्फाबेट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको जाके एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर पेस्ट कर दिया, और यहाँ आके आप इसकी प्राइस भी देख लें कि वो 22.99 पे बेच रहा है। हम इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करके जाएं तो आपको यहाँ पे कोई भी कॉलम फिल्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सब ब्लैंक हैं। यहाँ आपने उसकी प्राइस डाल देनी है 22.99, और नीचे आके आपको कैलकुलेट का एक बटन नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने सारा डेटा आ गया। ठीक है, ये आपके पास प्राइस आपने खुद डाली है। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस जो है वो आपकी रेफरल फीस है, जो मैंने बताया था 15.3% आपकी सेलिंग प्राइस का निकलता है रेफरल फी। ठीक है, यानी 22.99 का अगर आप 15.3% कैलकुलेट करेंगे तो 3.52 बनता है। ये आपने अपने पास उठा लेनी है। ठीक है, दूसरा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। ये 5.80 जो आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे मिड के अंदर, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस लिखा हुआ है और उसके अगेंस्ट लिखा हुआ है 5.80। ठीक है, उसके ऊपर वो आपकी है पिक पैक शिप, यानी आपके बिहाफ पे वो अपने फुलफिलमेंट सेंटर से आपकी इन्वेंट्री का एक पीस उठाएगा, उसको एक बॉक्स में डालेगा, बबल रैप शीट लगाएगा उसके ऊपर, उसको पैक करेगा, उसके ऊपर एड्रेस लिखेगा और इंटेंट कस्टमर तक डिलीवर करवा देगा। ठीक है,
तो ये चीजें जो है ये आपकी 5.80 में होंगी, ठीक है, पिक पैक शिप करना। उसके बाद क्या, उससे थोड़ा स्क्रॉल ऑन करके नीचे आएंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे स्टोरेज कॉस्ट आ रही होती है, और उसके नीचे मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है जिसके अगेंस्ट 0.15 आपकी वैल्यू आ रही है। यानी ये वो फीस है जो आपने अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में अपने कुछ पीसेस रखवाए हुए हैं, उसके हर पीस के ऊपर ये फीस भी चार्ज होगी, ठीक है। उससे नीचे अगर आप देख लें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आपने जो लैंडिंग कॉस्ट होगी आपकी, लाइक डीडीपी होगी, वो आपने डाल देनी है। अभी यहाँ पे 0 है, तो उसके बाद जो है आपको, मतलब अभी कोई प्राइस नहीं डली हुई, लैंडिंग कॉस्ट वो कह रहा है कि 58% मार्जिन बच रहा है, नेट मार्जिन 58% है, जो कि अगर आप पाउंड्स की टर्म में देखें तो 13 पाउंड जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर बच रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे अपने पास से 6 जो है वो इसकी डाल देते हैं, वो फीस कह लें कि लैंडिंग कॉस्ट, इसको हम रिकैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद अभी आपके पास क्या आ गया, 32% मार्जिन बच रहा है, ठीक है। फिर इसको याद रखिएगा कि 32% जो मार्जिन बच रहा है वो आपका अभी विदाउट पीपीसी है, और अभी इसके अंदर वीएटी भी शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी वीएटी शामिल नहीं है, वीएटी हम ऑटोमेटिकली डालेंगे, 20% खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपको पता लग रहा है कि 32% है, वीएटी आप माइनस कर दो तो ये फिर भी कोई 15-20% आपका बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपका था रेवेन्यू कैलकुलेटर। अब जैसे मैंने आपको ये शीट दिखाई है, अभी मैं आपको एक शीट शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप लोगों को वो भी नजर आएगी। यहाँ पे जब आप प्राइसेस को चेंज करेंगे तो फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। आपने अपनी कोई प्राइस डाल दी, ठीक है, इसको आप कह लें कि 22.99 आपने डाल दी, ठीक है। 3.52 रेफरल फी आ गई। अब आपने वहां से देखा था कि आपको इसकी फीस एफबीए की 5.80 पड़ रही है और स्टोरेज कॉस्ट 0.15 पड़ रही है, तो ये हो गई 5.95, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 5.95 कर दिया स्टोरेज कॉस्ट और उसको डाल के, ठीक है। वीएटी 20% ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लगा हुआ है, वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा है, आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लैंडिंग कॉस्ट हमने कहा कि यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 6 पाउंड पड़ी है, तो वो 16% मुझे मार्जिन बता रहा है। वहां 32% आ रहा था, उसमें वीएटी शामिल नहीं था, 20%। यहाँ पे जो है मैंने जब वीएटी भी डाल लिया, मैंने इसकी स्टोरेज कॉस्ट भी डाल ली, रेफरल फीस भी डाल ली, लैंडिंग कॉस्ट भी डाल दी, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 16% प्रॉफिट मार्जिन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आप प्राइसेस को चेंज करते जाते हैं और अपनी कैलकुलेशंस करते जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे नोट करें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए या स्टार्टिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम मिनिमम प्राइस रखते हैं, ठीक है। मिनिमम प्राइस रखते हैं, जो हमारा कंपेटिटर्स बेच रहे हैं उससे 1 पाउंड 2 पाउंड नीचे रखते हैं। तो आप इसको मिनिमम प्राइस पे भी कैलकुलेट करें और एवरेज प्राइस पे भी करें, और अगर आपको पॉसिबल, आपके पास मतलब आपको वैसे इसको टारगेटेड प्राइस पे भी करना चाहिए, ठीक है। टारगेटेड प्राइस मतलब हाईएस्ट प्राइस जिस पे आप जाएंगे, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी प्राइस भी तो बढ़ानी है ना। तो मिनिमम प्राइस पे, एवरेज प्राइस पे, टारगेटेड प्राइस पे, इन तीनों पे अपने प्रॉफिट मार्जिन निकालें। मिनिमम पे अगर आपका 30% अबव है तो इट्स ओके, आपके पास फिर अभी रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। आप एवरेज प्राइस, टारगेटेड प्राइस पे 44%, 45% अबव जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज थी। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ एफपीए कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, काजी का सवाल है कि अगर रिटर्न पड़े तो क्या होता है। ऑब्वियसली रिटर्न पड़ेगा तो आपकी जो एफपीए फीस गई होती है ना 5.80, वो आपको वापस नहीं मिलती। हाँ, आपकी प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाती है, यानी आपके वेयर हाउस में वापस आ जाएगी या अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में वापस आ जाएगी, उसको दोबारा किसी और कस्टमर को भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डैमेज प्रोडक्ट थी तो ऑब्वियसली वो रीसेलेबल नहीं है, तो वो फिर आपको, अगर आपने बगैर देखे डैमेज पीस भेज दिया तो आपको प्रोडक्ट भी जो है वो जाया होगी आपकी, और 5.80 भी आपके गए प्राइस। यहाँ तक मुझे बताएं, अभी तक आप लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी अगर एक को भी समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझे यहाँ बताएं।
जी, ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही होगी। इसके बाद मैं आपको एफबीए कैलकुलेटर दिखाऊंगी, ठीक है? एफबीए कैलकुलेटर क्या होता है। रेफरल फी 15.3% होता है सेलिंग प्राइस का। रेफरल फी ये होती है कि आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपने अमेजोन के ऊपर अपनी शॉप खोली है, तो आप शॉप का समझे रेंट दे रहे हैं उसको, हर प्रोडक्ट का 15.3% दे रहे हैं। ओके, अब मैं आपको जो है वो क्या दिखाने लगी हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। आपने बात ट्रे में से उसी कंपेटिटर को चूज किया जिसको आप कॉपी कर रहे हैं अपनी लॉन्च में, अपनी प्रोडक्ट के मटेरियल में, उसकी डायमेंशन में, उसके साइज में, हर चीज में, ठीक है? अब आपने उसी, ऑब्वियसली देखें, आप कंपेटिटर को कॉपी क्यों कर रहे हैं? कि वो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, उसी तरह की प्रोडक्ट आपने तैयार करवाई है, तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि वो कितना मार्जिन अर्न कर रहा है। ठीक है, उसके एसिन के ऊपर आप जाएंगे, यानी उसकी लिस्ट ओपन करेंगे, जैसे कि ये अभी टेम्पल स्प्रिंग की मेरे पास लिस्ट ओपन है। ठीक है, अब हमारे पास हीलियम का एक्सरे चल रहा होता है। ठीक है, ऊपर आपको टॉप पे आप अगर देखें, टॉप राइट पे आपके पास ऊपर एक्सटेंशंस होती हैं, और एक्सटेंशंस के ऊपर आपको हीलियम का एक कोड नजर आ रहा होता है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, रन कर लेना है हीलियम। ठीक है, इसको जैसे आप रन करेंगे तो एक दो तीन ऊपर की दो ऑप्शंस छोड़ के नीचे आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर नजर आ रहा होता है, आप इसको क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आपको कोई डेटा डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ उसने वीएटी भी ऑटो कैलकुलेट किया है, उसने आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट है उसको भी खुद ही कैलकुलेट कर ली है, प्राइस भी खुद ही उठा ली है, डायमेंशन वेट भी सब कुछ खुद ही उठा लिया, और आपको ओवरऑल दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या मार्जिन का सीन है। ठीक है, मतलब मार्जिन कितने सिक्योर हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, 22.99 उसने प्राइस खुद ही उठा ली है। ठीक है, साथ में उसने डायमेंशन भी पिक कर लिए हैं, वेट भी उठा लिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कह रहा है इसको 4.6 पड़ रही है, हमने सोचा था, हमने ज्यूम किया था 6 पड़ रही होगी, तो उसने बताया 4.6 पड़ रही है। ठीक है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एक्स वर्ड्स। अब वो कह रहे हैं इसको फ्रेट कितनी पड़ी है, 3.68, तो ये 8 पॉइंट या 9 पॉइंट समथिंग टोटल कॉस्ट आ गई। देखिए यूनिट फ्रेट कॉस्ट कितनी पड़ी, 3.68, इसमें ये प्राइस उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब क्या हुआ, अब उसने आपको ओवरऑल मार्जिन कैलकुलेट करके दिखा दिए। यहाँ पे क्या है, एफबीए फीस 5.56, हमने भी देखा था 5.51 उसने लिखा हुआ था, क्या कहते हैं उस दूसरे वाले कैलकुलेटर में। ठीक है, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में स्टोरेज कॉस्ट भी हमें 0.15 बताई थी उसने, ये रेंज बता रहे 0.15 से 0.21 हो सकती है। रेफरल फीस जो कि 15.3% होता है वो भी उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया। वीएटी 20% उसने इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, वीएटी 20% ऐड कर लिया। अब वो आपको बता रहा है कि इसका जो नेट मार्जिन है ना, वो आपको सिर्फ 8% बच रहा है। ठीक है, यानी अभी इसमें से इसकी पीपीसी की कॉस्ट वगैरह शामिल नहीं है, ये सिर्फ 8.34 कमा रहा है। ठीक है, हर यूनिट पे। अब उसमें से वो पीपीसी चलाएगा, उसके बाद पता नहीं उसको कुछ बचता है या नहीं बचता। तो यहाँ आपको हर चीज ऑटो कैलकुलेट मिल जाती है, यहाँ आपको खुद से वैल्यूज नहीं डालनी पड़ती। मैंने आपको मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दी है, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके यूएस से कैसे करते हैं वो भी बता दी है, और मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी हीलियम का जो कैलकुलेटर होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी, मुझे बता दें फिर भी चैट में अगर अभी भी कोई पॉइंट मिस है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, रेफरल फी आप हर प्रोडक्ट जो बेचेंगे उस पे देंगे, मंथली बेसिस नहीं, हर प्रोडक्ट जो सेल हो रही है उसमें से ऑटोमेटिकली जो पैसे आ रहे हैं आपके सैलरी सेंटर में आते हैं, अमेजोन अपनी फीस डिडक्ट कर लेता है।
वैल्यू एडिड टैक्स ये यूके में जब आप बेचते हैं तो टैक्स लगता है, वैल्यू एडिड टैक्स जो कि सेलर को पे करना होता है। तो ये वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो 20% आप इसमें कैलकुलेट करते हैं। जी, all these pieces are cut from the price of the one unit. Yes, absolutely right. यूएसए के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वीएटी नहीं लगता, वो सेलर खुद पे वो बायर खुद पे कर रहा होता है। कुछ स्टेट्स में टैक्स है, कुछ में नहीं है। लेकिन यूके में जब आप बेच रहे हैं तो आपने वीएटी को अपने कंसीडर करना है। जी, 20% ऑफ द 22.99, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया ये लॉस ही दिखा रहा है, माइनस में। समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्होंने प्राइसेस बहुत ज्यादा कम रखी होती हैं कंपटीशन को करने के लिए, तो कुछ देर के लिए वो लॉस बेयर करते हैं। तो ये जो आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया ये लॉस ही है, लॉस लॉस को ही शो कर रहा है। फॉर द टाइम बीइंग उसने जो है अपनी प्राइसेस बहुत कम रखी होगी सेल ज्यादा जनरेट करने के लिए। दूसरा कंपेटिटर आप क्यों सिलेक्ट करेंगे? दूसरा कंपेटिटर आप इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने उसको compete करके उसकी जगह पे आना है। अगर वो टॉप 10 में बैठा हुआ है कोई 7th पोजीशन पे, तो आपका टारगेट है कि आपने अगले 1 से 1.5 माह के अंदर उसको compete करना है। उसको compete किस बेसिस पे आप कर सकते हैं? रिव्यूज की बेसिस पे। अगर उसके पास 300-400 रिव्यूज हैं तो 1-1.5 माह के अंदर आपने भी 300-400 रिव्यू लेके उसको compete करना है। तो इसलिए दूसरा कंपेटिटर आपका कंपटीशन के लिए होता है कि आपने इसको compete करके इसकी जगह पे बैठना है, और पहला होता है जिसको आप कॉपी कर रहे हैं। आप में से किसी ने पूछा था जी यूएसए के लिए कैसे करते हैं, तो इट्स रियली सिंपल। हर चीज कुछ चीजें वैसे इंसान को खुद भी ट्राई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि दिखाया जाएगा तो आप वो काम कर सकते हैं। यूएसए की मार्केट है तो एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए .com वाला आपका होता है ये। तो ये आपकी यूएसए की मार्केट है .com वाली। कंटिन्यू एज गेस्ट करें। यूएसए में जो आपका सब कंपेटिटर है, फॉर एग्जांपल यूएसए की ही हम बात ट्रे उठा लेते हैं किसी की। यूएसए है ये जी, न्यूयॉर्क लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा कंपेटिटर है। या चले हम इधर से भी Amazon चॉइस को ही उठा लेते हैं या बेस्ट सेलर को उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमने जी Amazon चॉइस को उठा लिया, इसका एसिन कॉपी कर लिया। उसकी प्राइस देख लीजिए 3898 है। यहाँ आके आप उसका एसिन डाल दें, सर्च कर लें। ये उसका डाटा आ गया। यहाँ आके आप उसकी प्राइस डाल दें 3898 जो भी उसकी थी, या चले $40 डाल लें कि जी उसकी $40 प्राइस है। कैलकुलेट कर लें, आपको सारी फीसेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देगा। यहाँ आपने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डाल देनी है। मे बी उसको 10 पड़ रही हो तो आपने 10 के लिहाज से डाल दिया उसको। यहाँ आप एस्टिमेशन ले रहे हैं, ठीक है।
और कैलकुलेट कर दें इसको, ये आपके पास उसके प्रॉफिट मार्जिन आ गए यूएसए वाले के। इसी तरह यहाँ आप आ गए हैं, आपने इसका एसिन खोला हुआ है, आपने हीलियम की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर से चेक करना है, आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे आ जाएं। यहाँ आपको कोई मार्केट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी मार्केट में मौजूद हैं और उसी सप्लायर की लिस्ट के ऊपर है। तो यहाँ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, नीचे आके उसके मार्जिन देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने में बेच रहा है। इसको 21% मार्जिन सिक्योर हो रहा है, इसमें वैट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इसमें वीएटी शामिल नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे भी हीलियम कैलकुलेटर को, तो इसमें भी कहीं आपको वीएटी नहीं आ रहा होगा नजर, ठीक है। सिर्फ रेफरल फीस है, एफबीए फीस है और स्टोरेज कॉस्ट है, बाकी मार्जिन उसने कैलकुलेट करनी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इब्राहिम, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपने जो इनिशियल अमाउंट लगाई हुई है, सरमाया लगाया हुआ है बिजनेस को खड़ा करने के लिए, वो कितने महीनों में कवर होगा। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट कैलकुलेट करके बता रहा होता है, ये अकाउंटेंट का बेसिकली काम होता है। जी बिल्कुल, वहां पे जो यूएसए में है वो टैक्सेस वगैरह सप्लायर ने नहीं पे करने होते, वो कस्टमर अपनी पॉकेट से देता है, और कुछ आपकी टैक्स एग्जेम्प्टेड स्टेट्स होती हैं, तो वहाँ आपको जो है वो प्रॉफिट्स थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, प्रोडक्ट भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन वहाँ एक ही मसला आता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, ज्यादा मिकदार में इन्वेंट्री चाहिए होती है। बिजनेस खड़ा करने के लिए अगर आपके पास 40,000 $50,000 से अबव सरमाया है, तो आप जो है वो ऑब्वियसली यूएसए में जा सकते हैं, क्योंकि आपने पीपीसी चलानी है, उस पर कॉस्ट ज्यादा आती है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा लगती है, तो वहाँ बजट ज्यादा लग जाता है यूएसए में, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूके छोटी मार्केट है, लेकिन उसके अंदर कुछ टैक्सेस वगैरह है, तो हर स्टेट के, हर कंट्री के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं, और उसका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी पॉकेट से है, आपकी जेब में कितने पैसे हैं कारोबार करने के लिए। ठीक है जी, ये आप लोगों को कैलकुलेटर की समझ आ गई है। जल्दी से मुझे चैट में बता दें, हमने अगला टॉपिक कवर करना है। सबको समझ आ गई है, कोई पीछे रह तो नहीं गया जिसको समझ ना आ रही हो। किस कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं आप अनीक? कैन यू गो बैक टू द एफपीए कैलकुलेटर? रेवेन्यू कैलकुलेटर की बात करें या हीलियम वाले की बात करें, यूएसए मार्केट की बात करें या यूके की बात करें? इस वक्त मेरे सामने चार खुले हुए हैं। ये मैं स्क्रीन पे ही हूँ यहाँ पर। मैं उसी स्क्रीन पे हूँ। अनीक, आपका कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ। मैंने एस्टिमेशन लगाई है, मैंने अपना आइडिया लगाया था कि हो सकता है इसकी 10 प्राइस हो। लेकिन हीलियम जो कैलकुलेटर है आपको वो 14 बता रहा है, आप इसमें 14 भी कर सकते हैं, 15 भी कर लें, 15 कर लें, 15 करके कैलकुलेट कर लें, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है 16.5 से। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था कि हो सकता है इसको $10 कॉस्ट पड़ रही है। एक्चुअल कॉस्ट तो अपनी कोई भी नहीं बताता, आपको जो हीलियम से भी मिलेगी ना, वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। हो सकता है उसको उससे सस्ती मिल रही हो प्रोडक्ट, इन एक्चुअल वो अच्छे मार्जिन एंजॉय कर रहा हो, या उससे महंगी प्रोडक्ट मिल रही हो। वो तो हीलियम ने एक जो डाटा की बेसिस पे आपको निकाल के रिजल्ट्स दिखा देता है, वो भी एक एक्चुअल प्राइस नहीं होती, कोई भी अपनी एक्चुअल कॉस्ट अमेजोन को नहीं बताता।
कि उसको सोर्स कितने में होना है। ठीक है जी, यहाँ तक ये टॉपिक कवर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रही हूँ, ठीक है। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली आईडी क्रिएशन का है, ठीक है। आईडी क्रिएशन अमेजोन के ऊपर हमने सेलर अकाउंट बनाने का तरीका देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो सेलर सेंट्रल आप बनाने का तरीका सीखने लगे हैं, ये आपने खुद क्रिएट नहीं करना होता। आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने किसी क्लाइंट को, तो आप उसके सेलर सेंट्रल पे काम करेंगे, आप अपना सेलर सेंट्रल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एज अ वीए आपका अपना अकाउंट होना अमेजोन के ऊपर जरूरी नहीं है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, क्लाइंट आपके पास आया है कि मेरी पीपीसी चला दो या मेरी लिस्टिंग क्रिएट कर दो, तो वो आपको अपने सेलर अकाउंट की एक्सेस देता है, चाइल्ड एक्सेस देता है, उसके सेलर सेंट्रल के ऊपर आप काम करते हैं, ठीक है। अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है वो पाकिस्तान से बनना अलाउ हो चुका था यूएसए के लिए, लेकिन चूंकि लोग उस सेलर सेंट्रल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे, सिर्फ बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो पड़ा रहता है, तो उन्होंने अकाउंट को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। इसी तरह हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें तो एक दफा पहले भी पाकिस्तान से सेलर सेंट्रल बनाना अलाउ हुआ था और लोगों ने धड़ाधड़ अकाउंट बनाए थे और उसको किसी इफेक्टिव वे में यूज नहीं किया था, उस पर कोई सेलिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो पाकिस्तान फिर से बैन हो गया था कि वो सेलर सेंट्रल क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ से 1 से 1.5 साल पहले अमेजोन ने दोबारा अलाउ कर दिया है सेलर सेंट्रल क्रिएट करना, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार 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 ये रिकमेंड कर रही हूँ कि एज अ वीए आप लोगों का सेलर अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आप लोगों ने आईडी क्रिएट नहीं करनी। हाँ, ये आप सीख क्यों रहे हैं, आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा, ये सर्विस फिर अगर हमने खुद नहीं करनी तो हम सीख क्यों रहे हैं। इन केस आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर आपके तब काम आएगा। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जिसको सेलर सेंट्रल क्रिएट नहीं करना आता, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसने कहा कि आप मेरा अकाउंट बना दो, तो आपने उसकी डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर उसका अकाउंट क्रिएट करके उसको देना है। प्लीज ये जो बात मैंने एक्सप्लेन की है, मुझे सब यहाँ पे यस में आंसर दें कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। आप लोगों ने अपने आईडीज क्रिएट नहीं करने। इस बात पे मैं इसलिए फोकस्ड और एम्फोसिस होके बार बार कह रही हूँ कि अभी मैं क्लास डिलीवर करके जाऊंगी तो ग्रुप में जब मैं मैसेजेस देखूंगी तो ये होगा कि हमने अपने सेलर आईडी कैसे बनानी है, हमसे सेलर आईडी क्रिएट नहीं हो रहा, हमारा सेलर आईडी बनना जरूरी है। तो ये जो सवालात बाद में आते हैं, मैं इसलिए स्टार्ट में 6 दफा एक बात को रिपीट कर देती हूँ कि खुदारा आप लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट नहीं करने, ठीक है। ओके अब हम मूव करते हैं सेलर सेंट्रल के ऊपर। आईडी क्रिएशन क्या है और सेलर सेंट्रल क्या है। ऑब्वियसली अमेजोन पे जब आप देखते हैं, जिसके जो अकाउंट अभी आप देख रहे थे जिसमें मैंने बात ट्रेस सर्च की, वो एक बायर अकाउंट होता है, ठीक है। बायर अकाउंट आपको डिफरेंटली नजर आता है, वहां से जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। सेलर अकाउंट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहां आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को पीपीसी चला सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, उसमें फोटोज लगाएंगे, उसका टाइटल अपलोड करेंगे, उसके बुलेट पॉइंट्स डालेंगे वहां पे। मतलब वहां आप अपनी शॉप की सजावटों का सामान लेके जाते हैं और वहां आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके
तो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बायर पेज के ऊपर आपकी शॉप कैसे नजर आएगी, ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड आपका बायर अकाउंट है, बायर को चीज कैसे नजर आएगी, और बैक एंड क्या है, आपका सेलर सेंटर जहां आपने अपनी इन्वेंट्री वगैरह डालनी है, उसको लिस्ट करना है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलानी है और उसको रन करना है अपना स्टोर, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सेलर अकाउंट क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। सेलर अकाउंट क्या होता है जी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेलर अकाउंट में दो तरह के प्लान्स होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स भी दो तरह के होते हैं और सेलिंग प्लान्स भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के अकाउंट कैसे होते हैं जी, इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप अपने घर के एड्रेस के ऊपर अपना पासपोर्ट, अपना घर का एड्रेस यूज करके, अपना बैंक अकाउंट यूज करके एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। यानी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन यूज हुई होती है आपकी अपनी जात से रिलेटेड होती है, वो एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट क्या होता है, आपका अगर कोई बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, या यूके में या यूएसए में आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, जिसको हम एलटीडी पीवीटी कहते हैं, वो अगर कोई भी चीज आपके पास इस तरह की है, आप उसकी इंफॉर्मेशन पे अकाउंट खोलना चाहते हैं, बिजनेस अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो आपका प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनता है। इंडिविजुअल के एड्रेस पे बनता है। प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट जो है वो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनता है। इस तरह के दो अकाउंट्स के अंदर दो तरह के सेलिंग प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और दूसरा होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है, अमेज़न आपसे कहता है कि मुझे हर महीने चार्जेस नहीं दें, आप जो प्रोडक्ट बेचोगे उसका 0.99 मुझे दे देना, ठीक है, बेचने के बाद। एक तो रेफरल फी है ना, रेफरल फी से हट के वो कहता है कि 0.99 भी आप मुझे देना, क्योंकि आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान यूज कर रहे हो, ठीक है। और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में वो क्या कहता है कि $40 पर मंथ आप मुझे पे करें और अनलिमिटेड बेनिफिट्स यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से ये चार तरह की चीजें मैंने आपको बता दी, इंडिविजुअल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, बिजनेस सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान भी यूज कर सकते हैं और बिजनेस सेलिंग प्लान भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इंडिविजुअल में बिजनेस सेलिंग प्लान आप लोग यूज नहीं करते, आप लोगों ने $40 नहीं देने होते, ठीक है। जबकि प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट के अंदर आपके लिए इंडिविजुअल जो प्लान होता है उसका कोई फायदा नहीं होता, उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं और आप उसके साथ बिजनेस सेलिंग प्लान ही ले रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के अकाउंट्स के साथ दो तरह के सेलिंग प्लान होते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अभी आगे जाके मैं आप लोगों को इंडिविजुअल और बिजनेस सेलिंग प्लान जो है ना उनकी डिफरेंशिएशन बताऊंगी मजीद, कि इसमें आप इंडिविजुअल में क्या क्या चीजें कर सकते हैं और प्रोफेशनल में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्रिएशन को। मैं पहले आपको यहाँ स्लाइड से दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको एक सेलर सेंट्रल का एक डमी दिखा दूंगी कि ये हमारे किस तरह से इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम फिल करते हैं। आपने क्या करना है, अच्छा एक और चीज, काइंडली इसको नोट कर लें। अगर आप लोगों के पास इस वक्त नोट पैड है, पेंसिल है, इसको प्लीज नोट कर लें कि आप पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान से बैठ के अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी यूएसए में बना सकते हैं, अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो भी यूएसए में बना सकते हैं। होगा ये कि अगर आपका पाकिस्तान में रजिस्टर्ड बिजनेस है, आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके यूएसए के अंदर अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं एफबीए पीएल के लिए। लेकिन अगर आप होलसेल या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको यूएसए के अंदर लिमिटेड कंपनी चाहिए होती है जिसको बोलते हैं एलएलसी। एलएलसी अगर आपके पास होगी, यानी यूएसए के अंदर अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस होगा तो आप ड्रॉप शिपिंग और होलसेल कर सकते हैं। लेकिन पीएल के लिए अगर आपका पाकिस्तान में बिजनेस है और वो रजिस्टर्ड है एफपीआर के साथ, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी किसी कंट्री में आप पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट नहीं बना सकते, उसके लिए हमें दूसरे तरीकाकार यूज करने पड़ते हैं। उसके लिए होता ये है कि अगर आप यूके मार्केट में जाना चाहते हैं तो यूके के लिए आपके पास एलटीडी होनी चाहिए, यानी लिमिटेड कंपनी वहां होगी, वहां आपका बैंक अकाउंट होगा तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन आप पाकिस्तान से बैठ के फिर भी यूके में अकाउंट नहीं बना सकते, चाहे इंडिविजुअल है या चाहे बिजनेस है। ठीक है, वहां आपको यूके का बिजनेस अकाउंट चाहिए, यूके का बैंक अकाउंट चाहिए, देन आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूएसए में आप पाकिस्तान से बैठ के भेज सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं यूएसए के लिए। ठीक है, पाकिस्तान से यूएसए में अलाउ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर इनकेस आप किसी का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, खुद नहीं बनाना, तो आप लिखेंगे www.sellercentral.amazon.com। ठीक है, www.sellercentral.amazon.com। तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही है साइन अप की और साइन अप की। अगर आप इस साइन अप के बटन जो ऑरेंज कलर का है लेफ्ट साइड पे बॉटम पे, उसके नीचे आपको 39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस आ रही है नजर। अगर आप यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बिजनेस सेलिंग प्लान जो है वो साइन अप होगा। तो आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट पे जाना है तो हम लर्न मोर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप किस पाथवे को यूज करके आगे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अपना अमेजोन के ऊपर साइन अप कर लें। आप अपना नाम लिखेंगे जो आपके CNIC पे मौजूद है या पासपोर्ट पे मौजूद है। ईमेल लिखेंगे, वो ईमेल होनी चाहिए जो आपके इस्तेमाल में है, उसके ऊपर OTP आता है। पासवर्ड अपना लिखेंगे और री एंटर कर देंगे पासवर्ड को और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ था उसके ऊपर एक अदद OTP आएगा। ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड, वो आप इसके ऊपर एंटर करेंगे और क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका अमेजोन के साथ साइन अप हो जाता है। अगला प्रोसेस आपके सेलिंग अकाउंट को बनाने का आता है। ठीक है, यहाँ तक आप अमेजोन पे साइन अप होकर आपका ऑटोमेटिकली बायर अकाउंट पे खुल गया और सेलिंग अकाउंट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, आपके पास इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी। अब देखें, इसमें मैं थोड़ा सा टेंशन में आ रही हूँ कि वो हमारे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा था कि आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो आई एम नॉट श्योर कि आई एम गुड इन इंडिकेटिंग दैट कि कौन सी चीज़ किस आइकॉन से बनी है, बट आई विल ट्राई कि मैं उनको थोड़ा सा गाइड सही से कर दूँ। तो यहाँ मतलब आपके पास ऊपर बिजनेस एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस का एक आइकॉन बना होता है, मोबाइल और टेलीफोन नंबर का बना होता है, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड का बना होता है और आइडेंटिफाई डिटेल्स का बना होता है। ठीक है, ये 4 सेक्शंस हैं जिनको आपने जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, अब जब आपने बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करनी है तो आप जिस भी कंट्री के अंदर, एक सेकेंड, अच्छा, अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ ना, लाइक अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है या रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, तो आपने यहाँ पे जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं बिजनेस लोकेशन वहां वो लिख देनी होती है। ठीक है, यहाँ आप पाकिस्तान लिख देंगे। देन वो कह रहे हैं बिजनेस टाइप बताएं। बिजनेस टाइप 4 तरह की होती है कि आपका पब्लिकली ऑन बिजनेस है, स्टेट ऑन बिजनेस है, प्राइवेटली ऑन बिजनेस है, चैरिटी है या नन आई एम इंडिविजुअल। अभी चूंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो हम नन आई एम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप कोई कंपनी अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आप करेंगे प्राइवेटली ऑन बिजनेस को। तो जब आप प्राइवेटली ऑन बिजनेस को करेंगे तो फिर आप बिजनेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे चूंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास कह रहे हैं कि अपना नाम लिखें जो आपके पासपोर्ट या CNI पे है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अक्सर हमारे यहाँ मिडिल नेम नहीं होता, लेकिन अगर आपका कुछ नाम
मिडिल नेम भी आता है तो आप उसके अंदर वो भी लिखेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है वही नाम आपने एज इट इज यहाँ लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप बताएं। आप ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी जहां की भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है CNIC के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप वो वाली लिखेंगे। ये नहीं कि ये मैं ओरिजिनल इतने में पैदा हुआ था लेकिन अगला मेरा जो डॉक्यूमेंट्स का साल है वो ये है। तो जो भी आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ ऐड करनी है। अब यहाँ आपके पास बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है। जो बिजनेस एड्रेस है ना बेसिकली आपका, वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट में आपके घर का एड्रेस है। ठीक है, आपने यहाँ पे उसका जिप कोड डाल देना है। जैसे लाहौर का 54,000 है, स्टेट डाल दें, सिटी लाहौर डाल दें, आपका जो भी एड्रेस है, हाउस नंबर ये, स्ट्रीट नंबर ये, जो भी आपकी कॉलोनी है उसको ऐड ऑन करके यहाँ आपने लिख देना जो आपके CNIC के ऊपर मेंशन है, या वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिसके ऊपर आपके घर में एड्रेस आता है, बिल आता है, जिसके जो आपके बैंक अकाउंट को आपने दिया हुआ है, जिसके ऊपर स्टेटमेंट निकलती है आपकी, वो वाला एड्रेस आपने बेसिकली यहाँ डालना होता है। क्योंकि अमेज़न आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें या तो यूटिलिटी बिल देना पड़ता है और साथ में हमें अपना स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ नीचे आपने फोन नंबर डालना है। फोन नंबर पे वो OTP भेजेगा, वो आप ऐड करेंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा। और सेंड SMS पे क्लिक करेंगे तो आपको SMS पे OTP आ जाएगा। OTP जब आपने डाल लिया तो सेकंड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि बिलिंग, अपनी बिलिंग एड्रेस ऐड करें। क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड एक्सपायर कब होगा, क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो डेबिट कार्ड चलता है। डेबिट कार्ड वो जो पाकिस्तान से एक्सेप्ट करता है वो HBL का गोल्डन कार्ड जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है और मिजान बैंक का कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आप किसी भी डाल दें, किसी भी बैंक का, वो इस पे चल जाता है। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर कम वेरिफिकेशन आती है, क्रेडिट कार्ड ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन इन केस आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप डेबिट कार्ड, अगर HBL का प्लैटिनम कार्ड है, आपके पास गोल्ड कार्ड है या मिजान का गोल्ड कार्ड है, वो एक्सेप्ट हो रहा है। बाकी बहुत से बैंक्स का वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, वो आपने ऐड ऑन कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं स्टोर नेम बताएं। स्टोर नेम जो भी आपने अपना ब्रांड नेम सोचा होता है वो आप इसके ऊपर रखते हैं। अगर अवेलेबल होता है तो आपको ग्रीन कर देता है, अगर अवेलेबल नहीं होता तो ये रेड हो जाता है। यहाँ आप अपना स्टोर नेम लिखेंगे। उसके बाद वो पूछ रहे हैं डू यू हैव UPC कोड। UPC कोड क्या होते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होते हैं। यानी अगर आपने कोई ऐसा, लाइक शैम्पू की मिसाल ले लें, आप शैम्पू की बोतल खरीदने जाते हैं किसी भी मार्ट पे या बकाले पे, वहां जाके आप शैम्पू उठा के काउंटर पे लेके आते हैं तो वो एक स्कैनिंग मशीन से उसके पीछे लगे हुए बार कोड को स्कैन करते हैं। तो वो जो शैम्पू की प्राइस होती है या शैम्पू किस कंपनी का है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिस्टम में आ जाती है। तो इसी तरह लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त हमें UPC कोड चाहिए होते हैं। यहाँ आपने सिर्फ इसको येस पे सिलेक्ट कर लेना है। बाकी UPC कोड कहाँ से खरीदने हैं, कैसे लगने हैं, कैसे बनते हैं, वो सारा आपका नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आएगा ना लिस्टिंग क्रिएशन का, उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन वो पूछ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हो या ब्रांड ऑनर हो, तो आप इधर सम ऑफ देम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन वो आपसे पूछते हैं आपके पास किसी किस्म का कोई ट्रेडमार्क है या गवर्नमेंट का कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो आप उसमें भी सम ऑफ देम पे क्लिक कर देते हैं। देन आप नेक्स्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया। यहाँ अगर आप अपना CNIC दे रहे थे ना, तो CNIC जो आपका चिप वाला है, जो फ्रंट जिसका इंग्लिश में कन्वर्टेड है, वो चलता है। लेकिन अगर आपका वो कार्ड है जो मुकम्मल तौर पे उर्दू में था, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप CNIC सबमिट करवा रहे हैं तो फ्रंट साइड अलग अपलोड करेंगे और बैक साइड अलग अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप पासपोर्ट कर रहे हैं तो पासपोर्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रही होती है। उसमें पासपोर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका जो पहला इमेज होता है पासपोर्ट का, जिसके ऊपर आपका नाम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और दूसरा पेज होता है सिग्नेचर वाला। उस पे सिग्नेचर के साथ आपने वो एक ही पेज पे दोनों पेज स्कैन करने हैं। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो मोबाइल से कैप्चर पिक्चर नहीं होगी, या मोबाइल का कैम स्कैनर यूज नहीं करना आपने फोटोकॉपी शॉप पे जाना है। हाईली रेजोल्यूशन के अंदर आपने अपना पेपर स्कैन करवाना है और उसको अपलोड करना है। ठीक है, वो कहीं से क्रॉप ना हो, कहीं से कटा हुआ ना हो, उसके ऊपर लाइट ना पड़ी हो, वो रीडेबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए।
तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसको ध्यान से अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन आ जाती है और रिजेक्ट हो जाता है आपका अकाउंट। तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे तरीके से आपने अपलोड करने हैं। हाईली रेजोल्यूशन के अंदर आपने इसको अपलोड करना है और पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड करना है। फिर दूसरी वो चीज आपसे क्या रिक्वायर करता है, उसको आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है जिसपे आपका नाम और आपके घर का एड्रेस, यानी घर का एड्रेस जो आपने सेलर सेंट्रल बनाते हुए या सीएनआई से पे लिखा हुआ दिया था वो डॉक्यूमेंट के ऊपर चाहिए। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आपका एड्रेस लिखा होता है, लेकिन कुछ बैंक्स नहीं देते। तो अगर कोई बैंक नहीं दे रहा तो आपको बैंक को पर्सनली विजिट करना पड़ेगा, जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आपको जो स्टेटमेंट दें उसके ऊपर आपका घर का एड्रेस होना चाहिए। तो वो आप लाएंगे, उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब एक और सवाल आप लोगों के जहन में आएगा कि हमारे बैंक स्टेटमेंट कितने पैसों की होनी चाहिए। यहाँ उसका काम आपका बैंक बैलेंस देखना नहीं है, यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई 15, 20, 25 लाख रुपया होगा तो आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। आप वीजा नहीं लगवा रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ सैलरी आईडी क्रिएट करना है। उसमें मकसद ये होता है कि प्रूफ मिल जाए कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है और जो एड्रेस दिया है वो सेम है या नहीं सेम है। देन आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो कहते हैं कि विद इन 12 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर तो आपने हर चीज एज पर अमेज़न पॉलिसी बनाई थी, दी थी, तो आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाती है। लेकिन इन केस अगर आपको अप्रूवल की ईमेल नहीं आई है तो वो आपसे कहते हैं कि यू आर नॉट एबल टू सेल ऑन अमेज़न, सो आप अपना या तो ईमेल चेंज करके नया कर लो या आपके जो है डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या होता है कि आप नए ईमेल एड्रेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन देके ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका हो जाता है। समटाइम्स वीडियो वेरिफिकेशन भी आती है। होता यह है कि जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसको वीडियो कॉल आती है, वो स्केड्यूल करता है और रिप्रेजेंटेटिव सामने मौजूद होता है। वो आपसे कहता है पासपोर्ट दिखाएं, अपना फेस क्लोज करें, कैमरे के फेस को राइट साइड पे मूव करें, फेस को लेफ्ट साइड पे मूव करें, क्लोज आए, अपने जो पासपोर्ट है उसके पेजेस को पलटें, आखिरी पेज दिखाएं, पहला पेज दिखाएं, मिड का पेज दिखाएं। इस तरह करने के बाद वो आपको वेरीफाई करके तो बैंक आपको कहता है कि आपको ईमेल आ जाएगी और ईमेल पे आपको रिप्लाई आ जाता है कि आप एक्सेप्टेड हो या नहीं। ठीक है, समटाइम्स वीडियो वेरिफिकेशन होती है, समटाइम्स वीडियो वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो ये एक तरीका कार था जिसके थ्रू जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की जो प्रोसेस मैंने आपको स्लाइड से बताया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया, ताकि मैं आपको सेलर सेंट्रल की तरफ लेके जाऊं। ओके, अब मैं आपको सेलर सेंट्रल की तरफ लेके जा रही हूँ। गूगल की स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी, मुझे प्लीज चैट में बता दें कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। उस पर मैं लिख रही हूँ sellercentral.amazon.com और मैंने यूं करके इसको एंटर कर लिया और वही इंटरफेस आप लोगों के सामने आ रहा है जो अभी आपको दिखाया गया था। लर्न मोर पे हम क्लिक करेंगे। जी, आप उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसी के डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे इस तरह से आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक अदद लिंक नजर आता है। जस्ट हैव अ फ्यू आइटम टू सेल, साइन अप टू बिकम अ इंडिविजुअल सेलर। ठीक है, या आप प्राइसिंग पे चले जाएं। प्राइसिंग आपको लेफ्ट साइड पे 3 आइकॉन्स छोड़ के स्टार्ट, ग्रो और लर्न का प्राइसिंग की टैब नजर आ रही होती है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्राइसिंग की टैब पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए तो वो आपको बता रहा है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान आपको 0.99 कॉस्ट करेगा हर आइटम पे और प्रोफेशनल आपको 39.99 कॉस्ट करेगा। मंथली सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करते हो तो आप जस्ट 40 यूनिट्स एक महीने में बेच सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप करते हो तो आप मोर देन 40 यूनिट्स पर मंथ बेच सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
अगर इंडिविजुअल अकाउंट आप तब बनाते हो जब आप डिसाइड कर रहे होते हो कि मुझे क्या बेचना है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, यहाँ आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिविजुअल में आपको पीपीसी नहीं चलाने दी जाएगी, इंडिविजुअल में आपको बल्क फाइल अपलोड्स करना, ढेर सारी वेरिएशंस डालना, ब्रांड रजिस्ट्री करवाना, ये सब कुछ नहीं अलाउ होता। यहाँ आपके पास हर चीज अलाउ होती है, एडवांस टूल्स लगा लें, थर्ड पार्टी टूल लगा लें। अगर आप गेटेड कैटेगरी में बेचना चाह रहे हैं तो भी आप उसको अनलॉक करवा सकते हैं अगर आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट है। तो यहाँ आप आके इसको डिटेल स्टडी कर लें, आपको पता लग जाएगा इंडिविजुअल है या प्रोफेशनल है। बट फॉर द टाइम बिंग हम इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो साइन अप फॉर द इंडिविजुअल पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट की ऑप्शन आएगी। यहाँ आपने अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और पासवर्ड री एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है तो मैं इसी को ही क्लिक कर अकाउंट साइन अप नहीं हो रहा, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर लूँ, देन आपके साथ शेयर करती हूँ।
जी सॉरी अबाउट द इनकन्वीनियंस। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कुछ पासवर्ड्स वगैरह रीसेट हुए थे तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को सर्विस सेंटर की स्क्रीन से थोड़ा प्रीवियस स्टेप पे लेके जाती हूँ। ठीक है, ये हमने क्रिएट नहीं किया बट एक डमी अकाउंट के स्टेप्स फिल किए हुए हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड ऑन की जाती है। ठीक है, यहाँ से आपने अपना डेटा फिल करना शुरू करना है। पहले आपने इंडिविजुअल अकाउंट वाला एक जो स्टेप था वो आपने क्लियर कर लिया। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपने पाकिस्तान को ऐड कर दिया। कंट्री ऑफ बर्थ के अंदर जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है, मेरी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ऐड करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद जो CNIC था उसका नंबर डाल दिया। एक्सपायरेशन डेट जो है CNIC की वो ऐड कर दी। कंट्री ऑफ इशुएंस यानी ये जो आपका आइडेंटिटी कार्ड था या जो पासपोर्ट था वो कहाँ से इशू हुआ था। लाइक अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है और आप पासपोर्ट डालना चाहते हैं तो आप इस आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको पासपोर्ट की ऑप्शन आती है। ठीक है, ये CNIC नंबर डाला। देन आप अपना बिजनेस एड्रेस डालते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो घर का एड्रेस आप डालेंगे जो भी आपका एड्रेस है। आपने जो फोन नंबर यहाँ पे डाला था उसके ऊपर OTP आ जाएगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है, यानी कार्ड बताएं, अपना कार्ड एंटर करें, कार्ड की एक्सपायरी एंटर करें और कार्ड होल्डर नेम एंटर करें। वो आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने नेक्स्ट कर दी डालने के बाद। यहाँ पे आपने अपना यूनिक सा स्टोर नेम जो है वो रखना है। अगर मैं इसको इस तरह से करूं, ग्लोबल स्टोर, और इसको मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे कहेगा नॉट अवेलेबल। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको ग्लोबल स्टोर्स कर दिया तो अब वो मुझे कह रहे हैं अवेलेबल। ठीक है, देन आपसे पूछ रहे हैं यूपीसीज हैं। यूपीसीज का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, बाकी का आपको लिस्टिंग क्रिएशन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे यस को सिलेक्ट कर लें। आप ब्रांड ऑनर हो या मैन्युफैक्चरर हो, सम ऑफ देम को सिलेक्ट कर लें। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, आप सम ऑफ देम को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाए। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब चूंकि आपने CNIC सिलेक्ट किया हुआ था तो अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड आ गया। अपलोड फ्रंट साइड पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसने कहा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मैच करना चाहिए जो डिटेल्स आपने एंटर की है उसके साथ। स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मोबाइल फोन से पिक्चर नहीं लेनी, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना। डॉक्यूमेंट हाई क्वालिटी में होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, ID कार्ड की दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट किसी भी लैंग्वेज में होगा सवाए उर्दू के, इंग्लिश में, चाइनीज में, फ्रेंच में, जर्मन में, इटालियन में होगा तो चलेगा। डॉक्यूमेंट जो है वो लेस देन 50 MB साइज में होना चाहिए और PDF रिकमेंडेड है। ठीक है, आपने इसको कंटिन्यू किया। आपकी जो भी यहाँ पे पड़ा होगा डॉक्यूमेंट आपने इसको अपलोड कर देना है। फ्रंट को अलग कर देना है, बैक को अलग करना है। पासपोर्ट होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टैब होगी और पासपोर्ट में आपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज और जो आपका सेकंड पेज होता है जिसपे सिग्नेचर हुए होते हैं विद सिग्नेचर, वो एक ही साथ अपलोड करना होता है, एक ही पेपर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप चाहें या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे आपके घर का एड्रेस और आपका नाम वैसा ही लिखा हो जैसा आपने सेलर ID क्रिएट करते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी या जैसा आपके ID कार्ड या पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, वो आप इसके ऊपर अपलोड करते हैं और फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वही प्रोसेस है कि आपको ईमेल आ जाती है कि अकाउंट एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। तो ये एक आपके अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स थे जो मैंने आपको थ्योरेटिकल भी दिखाए हैं, प्रैक्टिकली भी आपको वो तमाम स्टेप्स दिखा दिए हैं और इसके अंदर जो डूज एंड डोंट्स थे वो भी आपको बता दिए, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो यहाँ तक ही था ये टॉपिक। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवालात हैं तो काइंडली आप पूछ लें मुझसे। वॉइस में लेना चाहते हैं तो मैं वॉइस में ले लेती हूँ, अगर आप चैट में पूछना चाह रहे हैं तो मैं चैट में ले लेती हूँ। टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर अप हो गया जिसमें हमने सोर्सिंग से निकल कर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आए और प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद हमने जो है वो
आईडी क्रिएशन पे मूव किए हैं। आईडी क्रिएशन की कोई असाइनमेंट नहीं है, यस सोर्सिंग की असाइनमेंट है। उसमें आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करें, उसके स्क्रीनशॉट लें कन्वर्सेशन की, उनसे एक्सपेक्ट प्राइस लें, उनसे जो है वो एफओबी प्राइस लें, डीटीपी प्राइस लें, प्रॉफिट कैलकुलेट करें, और एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे होती है उसका आपने एक अपना टेम्पलेट तैयार करना है, ठीक है, ओरिजिनल। सप्लायर से बात करनी है और आपने जो है वो उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो वो अगर आप में से कोई अप्रूव करवाना चाहता है, टेस्ट करवाना चाहता है, असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवा दे, लेकिन अगर आपसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आपको अलाउड है। अब अगर आप लोगों के सवाल हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, तो मैं आपको वॉइस में जो है वो ले लेती हूँ सवाल, अगर आप चैट में पूछना चाह रहे हैं। Obviously there are a different reference fees for the different items different price पे sell होंगी तो उनकी referral fees भी different होगी obviously। असाइनमेंट ये है कि आपने एक सप्लायर से सोर्सिंग करनी है, आपने ऑर्डर नहीं प्लेस करना, बस सोर्सिंग तक इतनी कि उससे प्राइस लें, कोटेशन लें, प्राइस और कोटेशन लेने के बाद उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें, ये काम आपने करना है, बस सिंपल। जी शाहजेब, मैं आपको अनम्यूट कर। वालेकुम सलाम। इंडिविजुअल अकाउंट बनवाया है, जो आपको प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, बस एड्रेस वगैरह चेंज होता है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स फिर आपकी कंपनी के सबमिट हो रहे होते हैं, पासपोर्ट आपका ही होगा लेकिन कंपनी का एक सीरियल नंबर मिलता है और कंपनी का एड्रेस होता है, कंपनी के नाम पे एक बैंक अकाउंट होता है और उसकी स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। तो जो बैंक अकाउंट होता है वो आप वर्चुअल भी कर सकते हैं। सॉरी, बैंक अकाउंट वर्चुअल भी बना सकते हैं, लाइक जी जी बैंक। बिल्कुल, जी 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 वाइज अकाउंट बना लें आप, और अगर आप यूएसए में कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वहां पे भी वाइज चलता है, वो भी वाइज आप अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान से हाइपर वॉलेट अटैच हो सकता है। ओके ओके। ओके जी, और कोई सवाल है किसी का? मैंने ये आप लोगों को कहा ही नहीं है कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट ही बनाना है, प्रोफेशनल ही बनाना। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बाकी इन्वेंट्री बेचना चाह रहे हैं, बाकी बिजनेस करना चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल बना लें, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसलिए दिखाया कि यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के आप इंडिविजुअल अकाउंट यूएसए में ओपन कर सकते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ तरीका दिखाया है उसका। अनीक, आपका सवाल क्लियर नहीं है। ओपनिंग अ शॉप इन यूएसए अमेजोन, लाइक अगर आप अमेजोन पे सेलर सेंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको यूएसए का एड्रेस चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आप पाकिस्तानी एड्रेस से वहां पे अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी एड्रेस, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से रिलेटेड आप वहां पे अकाउंट बना सकते हैं। यही मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। और अगर आपका पाकिस्तान में बिजनेस है तो ऑब्वियसली बिजनेस पाकिस्तान में है तो वही एड्रेस आप पाकिस्तानी एड्रेस ही यूज करेंगे ना। हाँ, अगर आप होलसेल और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए यूएसए का एड्रेस, यूएसए की कंपनी, यूएसए का मोबाइल नंबर, यूएसए का बैंक अकाउंट चाहिए। शाहरोज, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि कल आपने कहा है ना कि जो सप्लायर होगा उससे प्राइस कम पाकिस्तानी करवा सकते हैं। तो अब जैसे अब पाकिस्तान में तो $40 की कोई चीज़ कोई दे रहा है तो मैं तो 20 ही कहूँगा ना, बट वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि वो कितने तक नीचे आ जाएंगे मैम? हमने उनसे पठानों वाली डील नहीं करनी कि भैया आपने आधी प्राइस पे देना है। जी देखिए, जी, मैं यही डूएबल बाय पूछना चाह रहा हूँ। गुफ्तगू करनी है आपने उनसे, प्रोफेशनल तरीके से मतलब कि करनी है। नहीं, $5 तक नीचे आएंगे मतलब कि, या नहीं उनका अपना देखें, कोई होगा ना मैम?
जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां आपको देख के नजर आ जाता है कि प्राइसेस कितनी चार्ज कर रहे हैं। जब आप 2 से 3 सप्लायर से बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये जितनी प्राइस दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, तो ओवरऑल मार्केट की यही सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो वो आपको पता लग जाती है, और इसलिए तो आपको कहा है कि पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें कि अगर आपको इतने में कॉस्ट करेगी तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं, अदरवाइज उसमें ना जाएं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। जी मोहसिन, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। ये मैम मैंने सुना था कि ये बीए वगैरह की जो प्रॉफिट मार्जिन होती है ना, तो मोस्टली 20 to 30% होती है। तो आपने इनिशियली लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि हम वो प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं जो उसका प्रॉफिट मार्जिन 40 to 43% होगा। जी तो मैम इसका मतलब क्या, ये लाइट वेट होगा या फिर क्या, इसका क्या क्राइटेरिया है आपके साथ? जी, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गई हूँ। देखिए, हर अ, इदारे का एक अपना क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट का। आपको सेफर साइड पे रखने के लिए हमने कहा है कि 40% होना चाहिए। क्यों, मैंने एक्सप्लेन साथ साथ ही किया है। इसकी रीजन क्या है कि अभी ये सारे माइनस करने के बाद कॉस्ट आपके पास 40% बचेगा, तो आप उसमें से पीपीसी की कॉस्ट माइनस करके आखिरकार घर में 20% लेके जाएंगे। ठीक है, या 10% या 15%। जब आपका मार्जिन ही 30% निकल रहा है और उसमें से आपने 20% निकाल दिया मजीद एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को, तो आपने $5 के लिए करना है कारोबार क्या? तो जितना ज्यादा मार्जिन सिक्योर करेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट को सिक्योर करेंगे, उतना ज्यादा बिजनेस प्लान करेंगे ना आप। अच्छा मैम, सही है। थैंक यू मैम, ठीक थैंक है, यू। सही है मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से किसी का? जी शाहजेब, आप पूछें। अनम्यूट कर दिया आप। सॉरी, मेरे ना नीचे पहले रेज हैंड किया था, लेकिन वो आपने शायद नीचे नोट नहीं किया। अच्छा मैम, मुझे ना किसी ने पहले रिकमेंड किया था कि वर्चुअल बैंक ना बनाना। लाइक उसने मुझे कहा था प्रेफरेंस चाहिए कि फिजिकल बैंक की तरफ जाओ, क्योंकि इन फ्यूचर आपका अमेजोन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम फिजिकल एड्रेस रिकमेंडेड है या वर्चुअल एड्रेस भी हो जाए वो भी रिकमेंडेड एड्रेस का क्या पूछा है आपने? है, वर्चुअल और फिजिकल। हाँ, अच्छा। अगर आप फिजिकल बैंक और फिजिकल एड्रेस के साथ जा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा सेफर है। ठीक है, उसमें कोई रिस्क के चांस नहीं है। आपको उसका यूटिलिटी बिल भी मिल जाएगा, आपको फिजिकल बैंक की स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। इन केस आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, उनको सर्टिफाइड बैंक सर्टिफिकेट चाहिए होता है विद स्टैम्प एंड साइन, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पाकिस्तान में बैठे वहाँ फिजिकल एड्रेस और फिजिकल बैंक अकाउंट कैसे मिलेगा, अनटिल आपका कोई रिश्तेदार वहां ना हो और वो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा है और चीजें आप उसकी यूज कर रहे हैं और काम आप कर रहे हैं। ठीक है, ये तरीका है। और वर्चुअली अगर आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वर्चुअल में आपको थोड़े से प्रॉब्लम और रिस्क आ जाते हैं सस्पेंशन के, और वो फिर आप बाद में कैटर कर लेते हैं। पाकिस्तानी जुगाड़ू कौम है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लगा के तो वो प्रूफ करवा लेते हैं अपना काम। ठीक है, अच्छा मोहसिन म्यूट नहीं है, ओके। जी, बस मेरे ख्याल से आप लोगों के सवालात खत्म हो गए हैं। Yes, please, Mohsin, you can ask the question. Another question you can. Please raise your hand so that I can unmute you. जी ये मैम, ये जो आपने ये हमें स्लाइड शेयर की हुई ना, उसमें जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया है यूके के लिए, हम्म
तो उसमें आपने मतलब लिखा है कि टॉप 12 मतलब 70% जो सेलर्स हो ना टॉप टॉप 12 वाले उस उन लोगों के रिव्यूज 1K प्लस ना हो। ये बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल। जी मैम। तो फिर इस बात पे मैं सर्च कर रहा था ना, तो ज्यादातर सेलर मुझे इस तरह मिले कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम ये टॉप रेटेड जो है ना, अगर इन लोगों के नेगेटिव रिव्यूज निकाल ले और अपने प्रोडक्ट में वो वेरिएशन कर ले, मतलब वो चेंजेस कर ले, तो हम इन लोगों के साथ आसानी से compete कर सकते हैं। अच्छा, आप सिर्फ प्रोडक्ट भी compete कर सकते हैं ना, उनके जितने रिव्यूज कहाँ से लाएंगे? तो मतलब अगर पॉजिटिव फीडबैक आए तो हम तो फिर compete नहीं कर सकते। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जहाँ आपकी इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, इतने ज्यादा सप्लायर्स बैठे हुए हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, आप कितना एक्सचेंज ले आओगे? कितना आपके पास श्योरिटी है कि आप उनके नेगेटिव कमेंट पढ़ के तो हम तो वैसे भी नेगेटिव कमेंट पढ़ के ही मार्केट में आते हैं। तो जहाँ कंपटीशन इतना ज्यादा होगा, आपकी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? आप तो नए नए आए। तो इसलिए जहाँ सैचुरेशन कम हो, लेस रिव्यूज हो, प्राइसेस अच्छी हो, रेवेन्यू अच्छा हो, उस प्रोडक्ट के साथ जाएं। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, बाद की आसानी है इसके अंदर। अच्छा मैम, और ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा एडवांस प्रोडक्ट हैंडलिंग पे होगा? डिपेंड करता है, अभी अभी नहीं पता, स्केड्यूल बनेगा तो फिर पता लगेगा। अच्छा मैम, बस ये प्लीज आप प्रोडक्ट हंटिंग वाले एडवांस वाले लेक्चर मतलब अरेंज कर लें नेक्स्ट वीक, क्योंकि हम जी इसके श्योर। साथ जा रहे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना रेगुलर। जी श्योर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है, थैंक यू। इंस्पेक्शन कॉस्ट आपकी प्राइस के अंदर नहीं आएगी, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। जब आप बजट बनाते हैं, आप उसमें इंस्पेक्शन की प्राइस लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फोटोग्राफी, कंटेंट, यूपीसी कोड्स आपने बाय करने होते हैं वन टाइम, तो उसी तरह आप इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी डालते हैं। ये $100 से लेके $140 तक की रेंज में होती है। और इफ नॉट, देन हाउ वी विल एलोकेट दोज वन टाइम कॉस्ट, वो मैंने आपको भी साथ ही बता दिया कि आप जो बजट बना के देते हैं 25 से $30,000 का, उसके अंदर ये कॉस्ट आप लोग ऑलरेडी शामिल करके क्लाइंट को दे रहे होते हैं। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, और कोई सवाल है आप लोगों का, या यहाँ पे सेशन को वाइंड अप कर दें जी, खत्म कर दें, क्लोज कर दें? अभी तक का आप लोगों को इंटरेस्टिंग सेशन कौन सा लगा है? लाइक किस चीज को करने का मजा आया है, या लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है आपको? मेजोरिटी को प्रोडक्ट हंटिंग का अच्छा लगा। नाइस, ठीक है जी। चले, परफेक्ट हो गया। अब आप लोग सोर्सिंग की भी प्रैक्टिस करें, आईडी क्रिएशन को भूल जाएं, इस पे आपने फोकस नहीं करना, ठीक है? बाकी आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें हंटिंग की, सोर्सिंग की। आगे आगे मूव करते जा रहे हैं, आप लोगों के पिछले कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है? तो आइडियाज फॉर हंटिंग क्या है? टाइम लगाएं, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को रिजेक्ट करें, आपको जो है वो अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन मैं मुनीर अहमद का ले रही हूँ, और उसके बाद हम सेशन खत्म करते हैं। किसी ने पूछा था कैन आई गो? यस यू कैन। जी मुनीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये पूछना था कि सऊदी अरब के लिए क्राइटेरिया आपने नहीं बयान किया, और दूसरा सऊदी अरब में अगर करना चाहते हैं हम, तो उसकी आईडी पाकिस्तान से बनेगी या नहीं, इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। सऊदी अरब का क्राइटेरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको यूके का दिया हुआ है, ठीक है? यूके के क्राइटेरिया के साथ मेंशन किया हुआ है, स्मॉल
MPL मार्केट्स यानी मिनी प्राइवेट लेवल्स या माइक्रो प्राइवेट लेवल्स, उसका ऑलमोस्ट क्राइटेरिया सेम है। टूल्स उसके लिए आपकी हीलियम यूज नहीं होता, उसके लिए ईग्रो यूज होता है। और तीसरी ये चीज है कि आईडी क्रिएशन उसकी बिल्कुल ऐसी ही होगी, आप पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स यूज करते हुए वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। आगे आपका ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री का प्रोसेस आता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वहाँ से। और अगर आपके पास सऊदीया का ही एड्रेस और बैंक अकाउंट्स वगैरह है या कोई ऐसा रिलेटिव है तो वो आप ज्यादा बना लें, अच्छी बात है, वो ज्यादा रिलायबल है। लेकिन आप पाकिस्तान से भी बना सकते हैं डॉक्यूमेंट से। पाकिस्तान से बनाएंगे तो पासपोर्ट पे बनेगा? पासपोर्ट तो आप चाहे यूके में बना लें, यूएसए में बना लें, पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज होगा। एड्रेस की बात करूँ, ओके, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह आप लोगों से अब खैर नेक्स्ट वीक में तो पता नहीं मुलाकात होती है नहीं, उससे नेक्स्ट वीक में होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डिसअपॉइंटेड ना हो, नेगेटिविटी की हिट नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है, दूसरों को भी हौसला ही देना है, ठीक है। तो जो है वो नेक्स्ट आप लोगों की क्लास सैटरडे संडे ऑब्वियसली होगी, और वो किसके साथ है या स्केड्यूल जब बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो आज का बस यही लेक्चर था, सोर्सिंग एंड आईडी क्रिएशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।